ठीक है, मेरा थोड़ा गला में भी ख़राब है, नहीं लेकिन दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है, खाली गला ही ख़राब है, चिल मोड वाला मामला है अपना। लेकिन अच्छा हाँ, कल तक हमारा कहाँ तक हो गया था? कल तक हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, वो हमने डिस्कस किया था कि जो कॉपर +2 होता है, जो कॉपर +2 होता है, वो क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। किससे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा? मोर स्टेबल देन कॉपर +1, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है, ये हमारा होता है कम स्टेबल। हमने रीज़न क्या बताया था? रीज़न ये बताया था कि कॉपर +2 हैव हैव हाई हाइड्रेशन एनर्जी, TRATIO, हैव हाई हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, तो हमने ये कल देखा था। क्लियर है? यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। और इसके बाद मैंने आपको एक रिएक्शन भी दिखवाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉपर जो हमारा +1 में रहता है, ठीक है, पहले ये क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। तो ऑक्सीडाइज होकर कॉपर कहाँ चला गया? +2 में चला गया। देन यही कॉपर का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। कॉपर किस में चला जाता है? हमारा 0 में चला जाता है। तो यहाँ पे कॉपर कितने मोल बने? 2। तो मोल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारी रिएक्शन भी क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये कौन सी मीडियम में देख रहे हैं? हाइड्रेशन, मतलब ये किस में देख रहे हैं हम लोग? एक्वस मीडियम में। किस में देख रहे हैं? एक्वस मीडियम में। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन में जहाँ पे सेम एलिमेंट का क्या हो? ऑक्सीडेशन भी हो और सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हो, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? PROPRATATION, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, एक ही एलिमेंट का जब क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन, उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। और अगर एक ही रिएक्शन में, है ना, अलग अलग एलिमेंट की ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो उस टाइप के रिएक्शन को लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कल तक डिस्कस कर लिया था। और मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ जो ट्रांजिशन एलिमेंट वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं, वो ज़्यादा बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक है, तो मैंने आपको 2 केस बताए थे, एक मेरा फ्लोरीन रहता है, दूसरा कौन रहता है? ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा बनाता है क्योंकि इसके पास मल्टीपल बॉन्डिंग टेंडेंसी रहती है। एंड वाई वी सेलेक्ट दीज 2? बिकॉज दीज आर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर है? यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो जब मैंने आपको इतनी चीज़ बता भी दी थी, तो मैंने आप एक यहाँ पे स्टार मार्क करके पॉइंट नोट करना। अगर मैं बोलूँ कि Mn3O4 है, मैंने बोला कि Mn3O4 है, तो मुझे यहाँ बता दो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 3x-8, 3x-8, है ना, इक्वल टू में 0। सो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 8। 8/3 आ जाएगा। ठीक है, क्या कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है क्या? अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे बताओ ये कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है क्या? ठीक है, तो आपसे सवाल नहीं, ये नहीं हो सकती, है ना, बिल्कुल, मतलब ऐसे वाला तो नहीं होगा, वो भी मैंगनीज का खास कर, तो है ना। सवाल आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज। इसमें आपसे पूछेगा कि बताओ ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे ऐसे A, B, C और D। ठीक है, ए ऑप्शन में मिलेगा आपको +2, इसमें मिलेगा वो +4, आपको मिलेगा +3, अब मिलेगा क्या? +7। ठीक है, +7 हटा दो, मैंने बोला कि बोथ A एंड B, बोथ A एंड B। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आपका सवाल आएगा भाई कैसे? ठीक है, मैं बोलूँगा कि Mn3O4 जो रहता है ना, जब हम इसको स्प्लिट करवाते हैं तो किस में टूटता है हमारा? MnO प्लस में Mn2O3 हमारा किस में स्प्लिट होता है? इसमें स्प्लिट होता है। तो यहाँ पे मैंगनीज से कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? +2। और इस वाले केस में देखो तो मैंगनीज से कितना स्टेट आएगा? +3। ठीक है, तो मैंगनीज हमारा Mn3O4 में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करता है। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? Mn+2 और Mn+3। क्लियर है? ठीक है, तो ये दोनों, ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान रखना। ठीक है, स्प्लिटिंग वाले पॉइंट चल रहे थोड़े थोड़े से। क्लियर है? ये भी समझ आ गया होगा। एक सवाल और आता है एक सवाल और आता है, मैं जो लिखवा रहा हूँ डायरेक्ट वही सवाल आएगा। क्वेश्चन, एक सवाल ये आता है, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। अगर बोलूँ ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब जो जल्दी रिड्यूस हो, तो आपको नहीं, यही दो ही क्वेश्चन दे रखे, यही एनसीईआरटी में भी दे रखा है, यही पूछेगा भी आपसे। VO4-3, Cr2O7-2 और MnO4
माइनस, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे बता दो भाई इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सब में, तो आप कहोगे भैया यहाँ, अगर बोलूँ ये -1 है, सॉरी ये -1 है, तो बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मैंगनीज की क्या हो जाएगी, अगर कैलकुलेट करोगे तो आप कहेगा +7 Cr2 +4, ये जो 14 14 12 12 6, ये आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 8 में से 3 गया तो ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो याद रखना जब भी आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर की, आई रिपीट, जब भी आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर में अगर आपको अरेंज करना हो तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। समझने के लिए मैंने आपको क्या बताया, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, ठीक है। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो भाई बिल्कुल याद कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। डाटा है, जैसे ये वाला एक डाटा था, ये भी एक डाटा था, है ना। ये लाइन नहीं करेगा क्योंकि ऐसे होता है, ठीक है तो है कुछ डाटा, है ना, क्लियर है। ये भी आप लोग समझ आ गया होगा, इतना आप लोग समझ आ गया होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी, है ना, इसी का ही है। इसमें मतलब जो स्टार्ट करने क्या लग गया, ठीक है, जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा होने वाला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। क्या होने वाला है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आइए मैंने आपको बता रखा है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वाला, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज PROPERTIES, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको जब भी डिस्कस करना हो ना तो उसमें आपको 2 चीज़ बतानी होती है ना। जो आपको जो पहले जो चीज़ पता रहनी चाहिए, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पता रहना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पता रहना चाहिए, और इसकी नॉलेज आप लोगों को है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, क्लियर है। आपको लिखवाए रखे मैंने याद है ना, 1 2 3 4 5 6 0 1 2 2 3 1 0, क्लियर है, ठीक है। अब मेरे पास सुनो, मैग्नेटिक में 2 चीज़ पता नहीं चाहिए, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक। मैंने 2 चीज़ लिखवाई, पैरा और एक क्या लिखवाई, डाया। पैरामैग्नेटिक मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट मीन दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, और जहाँ पे भी अगर क्या आ जाए आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए वो आपका कंपाउंड क्या होते हैं हमारे पास, डायमैग्नेटिक। आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, P4 पैरा और P4 पेयर्ड, आपको याद आना चाहिए, बस उसका रिवर्स कर देना, क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा। बस एक याद रखना, अगर एक याद है दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा, आगे ना, क्लियर है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब जो इसी में सुनते हैं, ठीक है। अब मेरे पास सुनो, मैग्नेटिक नेचर, है ना, अगर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपसे पूछेगा मैग्नेटिक नेचर, क्या पूछेगा आपसे, मैग्नेटिक नेचर के बारे में पूछेगा, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर को मतलब जिसको हम लोग कैसे डोनेट करते हैं, म्यू से डोनेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, √n ब्रैकेट में n+2। यहाँ पे n हमारा क्या है, n है हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे बता दो फॉर्मूले फिट करना आपको, कि अगर बोलूँ n = 1 है, अगर n = 1 है मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो रूट की वैल्यू क्या लिखते हो, 1 ब्रैकेट में 1+2 कितना हो जाएगा, √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1.732, है ना, ठीक है। अगर मैं आपसे अगला पूछूं कि भाई मुझे ये बता दो, अगर मैं बोलूँ n = 2 हो गया, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, √2 ब्रैकेट में 2 + 2 कितना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, मतलब कितना है, √8 की वैल्यू कितनी होती है, 2.8, ठीक है। आ रही बात समझ, क्लियर है। ये समझ अगर आपको आ भी गया होगा ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, ये तो जैसे अगर आप लोगों का बोर्ड के पेपर में आता है थ्योरेटिकल वाला तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर MCQs में आ रहा है ना तो कुछ इतना माथा पीछे नहीं करना, ठीक है। ये कितने 1 है, ये कितना लिखा है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। कोई सी भी वैल्यू रहे, कोई सी भी जो हमारी वैल्यू रहे ना, जैसे 2 लिखा हुआ है ना, जैसे 1 के लिए तो ये याद रखना 1.73, ठीक है। नहीं तो इसके अलावा कोई भी वैल्यू रहे ना तो उसके लास्ट में आप कुछ मत करना, 0.8 को ऐड कर देना, 0.8 को ऐड कर देना। जैसे बोलो भाई n = 3 है, तो आप क्या करोगे, इतना फॉर्मूला लगाओगे, 3 ब्रैकेट में 3 + 2 करोगे, है ना, 3 2 जा 5 5 से 50 √15, फिर पता नहीं √15 की वैल्यू आप लोग कहाँ से क्या कैलकुलेट करोगे, कुछ नहीं करना, आंसर पता क्या आएगा, 3.8 बस। अगर बोलो अगर n = 4 हो तो आंसर क्या आएगा भाई, 4.8 लो, आई बात समझ, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको निकालने, मतलब क्या कहते हैं, मैग्नेटिक नेचर आपको निकालना आ गया। अगर बोलो कि अगर ये देखो पेयर या अनपेयर्ड, ऐसे याद रखना, देखो अनपेयर्ड और पेयर्ड में याद रखना, यहाँ पे जो आपके n की वैल्यू क्या आएगी, इवन आएगी, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ओड आएगी। अगर n की वैल्यू ओड आ रही डेट मीन्स अनपेयर्ड, अगर n की वैल्यू इवन आ रही डेट मीन्स योर पेयर्ड, क्लियर है, ठीक है। इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है,
ठीक है, ये मैग्नेटिक नेचर हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ना, कलर है, फॉर्मेशन ऑफ कलर, फॉर्मेशन ऑफ कलर। अब ये सवाल आता है फॉर्मेशन ऑफ कलर का मतलब, तो याद रखना डी ब्लॉक के सारे डी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक के वो एलिमेंट जो कौन है, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है आपके, जो आपके कौन है, ट्रांजिशन एलिमेंट, जो आपके कौन है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसका वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, इसका क्या हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। वैकेंट डी ऑर्बिटल कहने का मतलब क्या है, जिनके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिनके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो डी ब्लॉक के वो ट्रांजिशन एलिमेंट जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उनके पास एक खास प्रॉपर्टी रहती है, उनके पास क्या होती है, एक खास प्रॉपर्टी रहती है। कौन सी प्रॉपर्टी रहती है, कलर बिहेवियर शो करने की। कौन सी बिहेवियर शो करने की, कलर बिहेवियर शो करने की। तो आपका सवाल है कि भैया जो जिंक है, जिंक के पास तो जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कहूँगा ठीक है, ये कोई कलर शो करना, ये हमारा कैसा होता है, कलर लेस होता है। ये हमारा क्या होता है, कलर लेस होता है। क्यों भाई कलर लेस होता है, बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरा रीजन क्या कह सकते हो कि ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता। क्लियर है, ठीक है, ठीक है, इतना देख लिया था हम लोगों ने। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। देख नहीं लेता तो किया है, सॉरी। ठीक है, जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, डी ब्लॉक के अंदर ना, जो डी ब्लॉक के जो हमारे एलिमेंट रहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट के पास एक और खास प्रॉपर्टी रहती है ना, उनके पास एक खास प्रॉपर्टी रहती है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, उनका फॉर्मेशन ऑफ FORMATION। ठीक है, क्या फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब इनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी रहती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की। ठीक है, तो सवाल आपके पेपर में पूछेगा वो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी रहती है कॉम्प्लेक्स बनाने की। तो पहला क्या होता है कि स्मॉल साइज, पहला क्या होना चाहिए, कंडीशंस लिखा रहा हूँ, क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हो क्या होनी चाहिए, हाई आयोनिक हाई आयोनिक चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और जो थर्ड मोस्ट जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अवेबिलिटी ऑफ AVA। अवेबिलिटी स्पेलिंग क्या होती है, AVAI LABILIT, अवेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना। मुझे एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स तो वही बनाएगा ना जिसके अंदर क्षमता हो इलेक्ट्रॉन रखने की। अरे कोई बॉन्ड जब भी बनाता है ना, जब या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, है ना, वो इलेक्ट्रॉन लेगा तब बॉन्ड बन जाएगा, है ना। जिसके पास इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड हो तो कभी कॉम्प्लेक्स बना सकता हो, नहीं बना सकता। तो याद रखना, जिसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है। क्लियर, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है इसमें अंदर, वो हमारी प्रॉपर्टी होने वाली है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होने वाली है, CATALYTIC, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, PROPERTIES प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब व्हाट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, सुनो। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, देखो कैटलिस्ट का बेसिकली काम क्या रहता है रिएक्शन में, कैटलिस्ट का बेसिकली काम ये रहता है कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ये रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट कर देता है। बस कैटलिस्ट का इतना ही काम रहता है और कुछ काम नहीं रहता है। क्लियर है, ठीक है। तो सुनो, तो आपसे एक सवाल पूछेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट रहते हो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो आप रीजन में क्या लिखो, हाँ भाई देखो, वैसे इसके आंसर कुछ तो ऐसे सारे तो मैंने आपको बताया रखे कैसे फॉर्म में लिखने हैं। कभी भूल जाओ, कभी आप लोग क्या हो जाओ भूल जाओ, तो बस 2 लाइन याद रखना इस चैप्टर के लिए। पहला, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन एलिमेंट, और क्या कहते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बस मैक्सिमम तुम्हें, अगर आपको डी ब्लॉक के आंसर नहीं आ रहे, मतलब ये बेसिकली अपने थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, नहीं आ रहा आपको लिखना, तो ये वर्ड तो पक्का चेपना, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन एलिमेंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बस। ठीक है, 3 नंबर का सवाल होगा ना, 1.5 नंबर 2 नंबर पक्का मिल जाएगा, गारंटी कह रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी बात आगे सुनो। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ड्यू टू टेंडेंसी, TENDENC, ड्यू टू टेंडेंसी टू शो वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक एलिमेंट and their compound are used as a CATALY catalyst
इन मैनी रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको अब क्या बताया कि कैटलिस्ट का काम क्या रहता है, कोई भी रिएक्शन को फास्ट कर देना। तो कोई डी ब्लॉक के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, बहुत सारे निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना, ये Fe हो गया, है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया होगा ना, वो वुर्ज रिएक्शन छोड़ो, जब हाइड्रोकार्बन जब मैं रिएक्शन करा रहा था, निकल प्लस, है ना, H2 प्लस में निकल, है ना, ये सब। तो निकल क्या है, एक हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर दे, बढ़ा दे, रिएक्शन को जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करा दे। क्लियर है, ठीक है। तो सुनो, तो इसमें जो पहला जो एग्जाम्पल है, याद रखना एग्जाम्पल, ठीक है, जितने लिखवा रहा हूँ। जैसे मैंने क्या बोला, I- है, मैंने क्या लिखाया, H2O8 के साथ, है ना, H2O8 माइनस के साथ। यहाँ पे जो हम लोग कैटेलिक यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, Fe3+ यूज़ करते हैं, जो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, Fe। I2 प्लस में SO4-2, दिस वन और दिस वन, ये आपके 2025 के पेपर में आया था। ठीक है, यही पूछा था H2O8 से SO4 में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे नहीं कन्वर्ट नहीं होगा, क्या कहते हैं, MCQ में आया था। ये कंपाउंड था, किस में जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो आपको ये लिखना था बस। I- प्लस में Fe+3 क्या कर देगा, ये I2 प्लस में Fe+2 में कन्वर्ट कर देगा, और जो Fe+2 रहेगा वो H2O8 के साथ रिएक्ट करके SO4-2 बना देगा और Fe3+ बना देगा। ठीक है, याद जो रखना है आपको, ये वाला रिएक्शन याद रखनी है। ठीक है, ये तो मैंने बताया बेसिकली इसके अंदर काम कैसे हुआ होगा। क्लियर है, ठीक है। ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, FORMATATION। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि भाई इसके अंदर इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की क्या रहती है, प्रॉपर्टीज रहती है। ठीक है, अब देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ कि मान के चलो मेरे को ना एक इतना बड़ा सा ईंट है और एक इतनी बड़ी ईंट है, मेरे को एक के ऊपर एक रखना, बड़ी बड़ी वाली ईंट रहती है, जब लोग विकेट लगाते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, तो एक के ऊपर ईंट लगानी। लेकिन मैंने क्या देखा कि जो ऊपर वाली ईंट है ना, जो हिल रही है, तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा पत्थर लाता हूँ, यहाँ पे लगा दूंगा। वो छोटा सा पत्थर क्या करेगा, इनके ब्लॉकेज को फिल कर देगा, और इनको जो ये जो स्ट्रक्चर जो उसके ऊपर खड़ा हो रहा था, उसको क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। ठीक है, छोटे से पत्थर में। तो देख रहे हो बारीकी से पत्थर ने आके इस पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन कर दिया, है ना। तो उसी तरह कुछ ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, वो क्या करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के में जाके बीच बीच में जाके इस तरह लग जाते हैं कि उनके स्ट्रक्चर को ना बिल्कुल टाइट रिजिड बना देते हैं, है ना। कहाँ लगते हैं, उनके फ्री स्पेस पे जाके लग जाते हैं। कहाँ लग जाते हैं, उनके फ्री स्पेस में लग जाते हैं। तो उन्हें फ्री स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। आई रिपीट, जो जो छोटे छोटे वाले थे ना, वो जैसे मान के चलो डी ब्लॉक का एलिमेंट, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। इनके बीच में ना मतलब ये अच्छे से स्टेबल, मतलब एक जगह अच्छे से रह नहीं पा रहे थे, मतलब ये गिर जा रहा था, कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा था। तो इसी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनके छोटे छोटे फिलिंग कर देते हैं। छोटे छोटे फिलिंग एलिमेंट मतलब वो छोटे एलिमेंट जो यहाँ पास में जाएंगे और इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन कर देंगे। ठीक है, तो जो ये एलिमेंट जहाँ जाके लगता है, जैसे मैंने बोला ये पत्थर को मैंने यहाँ लगा दिया, तो इस वाली जगह को मैं क्या बोलता हूँ, इंटरस्टिशियल साइड, मतलब जहाँ पे वैकेंट साइड रहे। क्लियर है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, वैन वैन स्मॉल वैन वैन स्मॉल एटम वैन स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, ऑक्यूपाई, CUPY, ऑक्यूपाई द INTERSTETI interstitial site of a metallic crystal, CRYSTL metallic crystal, INTERSTI interstitial compound are formed, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर फॉर्म। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, देखो बेसिकली काम क्या रहता है, जैसे मैंने बोलूँ कि देखिए ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया और ये मैंने बनाया। ठीक है, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया और ये मैंने बनाया, और मेरे हाथ में पता नहीं जलन क्यों हो रही है। ठीक है, ये मैंने बनाया और ये मैंने बनाया। ठीक है, अब एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे कहाँ देख रहे हो आप, ओह मुझे लगा रिकॉर्डिंग बंद है भाई, ये अलग डर लगता है।
ठीक है। ये देखो यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है। तो इन वाली जो ये जो इतनी जो भी जो ब्लॉक्स है ना, इसी ब्लॉक्स पे आके क्या करेंगे, ये छोटे-छोटे वाले जो एलिमेंट है ना, ये अपनी जगह जाके बना लेंगे, ठीक है। इन्हीं ब्लॉक की जगह फिल कर देंगे। इन्हीं जो खाली जो स्पेस रहता है, इन्हीं खाली स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं? इंटर STITI इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। आई बात समझ, ठीक है। इसमें लिखना दीज आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। दीज आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल बहुत अच्छे याद रखना भाई। TiH टेल्यूरियम हाइड्राइड, Mn4CFe3H, देख रहे हो, कार्बन हाइड्रोजन है ना। VHO अरे ऐसे ना याद रखना, VH 0.56 है ना, TiH17 एक्सेट्रा। ये सब एग्जाम्पल है। ये सब देखो आगे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हो गए ना आपके। क्लियर है, ठीक है। ठीक है, इसी समझ आ गई इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में। वैन द छोटी-छोटी जगह पे जाके छोटी-छोटी जगह पे ये छोटे-छोटे जाके एलिमेंट जब क्या होते हैं, लग जाते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब आगे बात सुनो, ये इसी इंटरस्टिशियल कंपाउंड के ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पेपर में पूछता है, याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्या लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर जो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड, melting point of this compound are वेरी हाई। ओके भाई, ओबेस वाली बात भाई, इंटरस्टिशियल साइड में जब जाके लग जाएंगे तो स्ट्रक्चर को स्टेबल बना देंगे, है ना। रीजन में क्या लिख दोगे, हायर देन द प्योर मेटल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भाई, दे आर वेरी हार्ड, बहुत हार्ड, दे आर वेरी हार्ड, ठीक है। सम बोराइड्स मतलब बोरोन वाले, सम बोराइड्स अचीव डायमंड लाइक हार्डनेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मतलब भाई ये लोग इतने ज़्यादा जो स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था ना, ऐसे करके वो लोग इतना बीच में जब ये सब लग जाते हैं ना, इसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं ना, जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा इनको हार्ड बनाते हैं, इतना हार्ड बना देते हैं ना। हार्ड कौन से, बोराइड के हाइट्स है ना, जैसे मैंने बोला कि कौन आके लग जाते हैं, बोरोन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब लग जाते हैं। जिसमें बोरोन आके लग जाता है ना, वो उसको इतना हार्ड बना देता है ना कि डायमंड की तरह हार्ड बना देता है। और सबसे ज़्यादा हार्ड एलिमेंट जो पाने वाला, जो हमारे यूनिवर्स में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो डायमंड ही है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है जो लिख रहा हूँ, ठीक है। दे आर केमिकली इनर्ट मतलब भाई, इनर्ट मतलब जो रिएक्टिव नहीं रहते। अब इतना हार्ड कंपाउंड है जो टूटेगा ही नहीं, कोलिजन ही नहीं होगा, तो रिएक्शन क्या खाक होगी। आगे बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डलेगी हमारी, इसी की प्रॉपर्टी है अलॉय फॉर्मेशन। क्या होने वाली है, अलॉय, डी ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, अलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। अब अलॉय फॉर्मेशन में देखो क्या होता है, व्हाट इज अलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। अलॉय क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल, ठीक है। तो व्हाट इज अलॉय, अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ एक मिनट हिल गया। अलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, AuHg है ना, NaHg है ना, ये याद रखना। और जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछली बार जेई में भी आ रखा था, ये बहुत बार पूछा है जेई में भी, ठीक है। और बोर्ड में आएगा ही आएगा, ठीक है। एक लिख रहा हूँ ब्रास, एक क्या लिख रहा हूँ मैं, ब्रास को लिखते हैं कॉपर प्लस में जिंक। अगला क्या लिख रहा हूँ मैं, ब्रॉन्ज को लिखते हैं हमारे कॉपर प्लस में Sn। नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं स्टील किससे बना रहता है, Fe प्लस में बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना रहता है, Ti
VCr और Mn, होमोजेनियस मिक्सचर अलोय, ठीक है। ये वर्ड तो मैंने यहाँ बोल दिया, सॉल्यूशन चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा ना अभी रिवीजन में, वहाँ फिर से रिपीट करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। ये हमारा किसके बारे में था, अलोय के बारे में था, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने अलोय में देख रहे थे कि ये हमारा देखो अलोय में हो क्या है, बेसिकली ये से कंबाइन कर रही है, इससे कंबाइन कर रही है, ये कौन से एलिमेंट है हमारे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये जाके हमारे से क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, एसएन के साथ कंबाइन कर, इनके साथ कंबाइन करके, है ना। लेकिन नोट के फॉर्म में याद रखना, नोट रखना, ठीक है। नोट में ये ध्यान रखना कि कंडीशन ऑफ formation of alloy is that the difference in size of metal atom should not be more than, मतलब ऐसा ना हो कि आप अलॉय बना रहे हो, कोई से भी एलिमेंट को मिला दिया, अब इनके साइज भाई एक का बहुत बड़ा है एक का बहुत छोटा, नहीं ऐसे नहीं चाहिए भाई। जो भी एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा साइज का रेशियो बेसिकली उससे 15% 10% बड़ा हो तो ठीक है, 20-25% 30% बड़ा है तो भाई वो अलॉय नहीं बना पाएगा, ठीक है। ये कंडीशन रहती है अलॉय बनाने की, क्लियर है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। अब जो मैंने टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ आपके डी ब्लॉक में ना दो कंपाउंड दिए गए हैं, दो कंपाउंड दिए गए जो ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड रहते हैं, ठीक है। दो ही दिए गए हैं, बस सोचो देखो दो ही दे रखे हैं, उनके बारे में उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है ना, और एक दो रिएक्शन है उनकी बस वो देखनी है, दैट्स ऑल फॉर क्लियर, ठीक है। वो जो दो हमारे रहते हैं ऑक्सीडाइज मतलब हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, एक है हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक हमारे पास क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसको हम बोलते हैं K2Cr2O7, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो अगला वाला है हमारे पास KMnO4, आप लोगों ने सुना होगा ना KMnO4, है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना, KMnO4, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, है ना, दो कंपाउंड देखेंगे और रिएक्शन देखेंगे, खत्म। फिर इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कंपाउंड एंड देन रिएक्शन और खत्म, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है, बस याद करना है, कुछ वो नहीं है, वो मतलब क्या कहते हैं इसको, वो नहीं है कोई लॉजिक। FeCr2O4, ठीक है, FeCr2O4 जब में हम लोग क्या करेंगे Na2CO3 प्लस में O2 जब हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना रोस्टिंग होता है, ROASTING, रोस्टिंग, वो सब्जी वाला रोस्टिंग मत बोल देना, मेटलर्जी में पढ़ा जाता है कैल्सिनेशन रोस्टिंग जो है ना, तो वो वाला रोस्टिंग की प्रोसेस होती है जिससे हमारा क्या बनता है Na2CrO4 प्लस में Fe2O3 प्लस में CO2, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, जो हमारा प्रोडक्ट है ना ये इससे मतलब है हमारा, ठीक है। आपको इससे इसका कलर पूछ सकता है, इसका कलर क्या होता है हमारे पास, येलो, इसका कलर क्या होता है, येलो। अब हम इसको उठाएंगे यहाँ ले आएंगे, क्या करेंगे Na2CrO4 की रिएक्शन जब हम लोग क्या करेंगे, है ना, इसकी H पॉजिटिव मतलब हाईली एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा Na2Cr2O7-2, इसकी कंपाउंड कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, कैसा होता है हमारे पास ये ऑरेंज कलर का। फिर हम इसको यहाँ ले आएंगे, क्या करेंगे Na2Cr2O7-2, है ना, और इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा देंगे, KCl के साथ करा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस में NaCl। भाई देखने में बड़ा लग रहा है, याद तुरंत हो जाता है ना। FeCr2O7 Na2Cr2O7 की रिएक्शन कराएंगे, Na2Cr2O4 बन जाएगा, फिर इसकी रिएक्शन H पॉजिटिव करा दो तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2Cr2O7, है ना, फिर KCl के साथ ला दो K2Cr2O7 बन जाएगा हमारे पास, क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये हमारा प्रोडक्ट आके बन के तैयार हो चुका है, क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखना, हम लोगों ने Cr2O4 से या बोल Cr2O4 बोलो चाहे मैं Cr2O4 बोलूँ, से हमने क्या बना लिया, Cr2O7 बनाया, है ना, Cr2O4 से हमने क्या बना लिया, Cr2O7 बना लिया, है ना, क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि Cr2O4 -2 जब इसको कॉम्प्लेक्स लिखते हैं Cr2O4 लिखते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने क्या बनाया, Cr2O7, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रोमेट, एक क्रोमियम है, इसमें कितने क्रोमियम है, दो, तो इसको क्या बोलते हैं डाइक्रोमेट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग
क्रोमेट, इसको बोले क्रोमेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है -2। क्लियर है। अब आपसे सवाल क्या पूछेगा, जब मैं क्रोमेट से डाइक्रोमेट जाऊँगा, जब मैं क्रोमेट से डाइक्रोमेट जाऊँगा तो मेरी पीएच कम होगी या ज़्यादा होगी। तो याद रखना यहाँ पे आपकी जो पीएच क्या होती है, कम होती है। पीएच क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। और जब आप मतलब पीएच कम होकर 6 हो जाती है, तो ये डाटा भी याद है। अगर मैं बोलूँ कि जब आपका डाइक्रोमेट से क्रोमेट पे जाएगा तो आपकी पीएच क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पीएच बढ़ के 8 हो जाती है। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं CrO4 का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखो ऐसा बनता है, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और O- आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा O-। ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ देखो कैसे बनता है, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक पे O पे माइनस आ जाएगा, एक और दोनों से इंटरलिंक होकर कनेक्ट होकर C, बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, रिपीट हो जाएगा। ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है आपका, डाइक्रोमेट का। ये किसका स्ट्रक्चर है आपका, क्रोमेट का। ठीक है। इसका कलर क्या आया था हमारे पास, येलो। देखो इसका कलर कैसा आया था, CrO4 का कलर कैसा आया था, येलो। CrO4 का कलर कैसा था, येलो। और इसका हमारा जो क्या कहते हैं, डाइक्रोमेट जो हमारा फाइनली जो स्ट्रक्चर बना था, है ना, Cr2O7, इसका स्ट्रक्चर क्या आया था, ऑरेंज। इसका स्ट्रक्चर क्या आया था, ऑरेंज। सवाल क्या पूछेगा आपसे, ऑरेंज कलर का क्या बना, येलो कलर का क्या बना। इधर से इधर जानो पीएच क्या होगा, इधर से जानो तो पीएच पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपसे ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से वो पूछ सकता है, याद रखना। ठीक है, ठीक है भाई। अब अगला सवाल ये भी आएगा कि वाई दे आर शोइंग कलर, है ना, वाई दे आर शोइंग कलर। तो लिख लेना, ये कलर शो कर रहे हैं ना, ये क्या शो कर रहे हैं, कलर शो कर रहे हैं। तो रीज़न लिख देना, कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। चार्ज का ट्रांसफर और इसकी वजह से क्या कर रहा है, ये मेरा कलर को शो कर रहा है। ठीक है। इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आगे चलो, मैंने क्या बोला, क्या बना है, K2Cr2O7। ठीक है। जब मैं इसको हीट करूँगा, जब मैं इसको क्या करूँगा, हीट करूँगा, तो K2Cr O4 प्लस में Cr2O3 प्लस में O2 गैस आपकी क्या होती है, यहाँ से रिलीज हो जाती है। ठीक है। तो नोट करके एक पॉइंट लिख लेना भाई, यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिख लेना। नोट करके पॉइंट ये लिखना कि K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। अरे यार ये क्या हो रहा है, रुको 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 रुको, ब्लर है। K2Cr2 जब लोग हीट देते थे, K2Cr O4 बनता है, Cr2O3 बनता है और O2 गैस निकल जाता है। नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, K2Cr2O4 इज इन एसिडिक मीडियम, इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर हम बोलो K2Cr2O7 प्लस में H2SO4 के रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे जो ये हटा दो ना, ये Cr है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे आपका +6 में है। ठीक है, ठीक है, ये भी समझ आ गई होगी। अगर मैं सुनो, हाँ रीज़न सुनो, अगर मैं K2Cr2O7 की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ कराऊँ, तो यहाँ पे जब आपका Cr आएगा किसमें आएगा, +3 में आएगा। सवाल क्या पूछेगा, अभी तुरंत याद आ गया सवाल। सवाल ये पूछेगा, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आई रिपीट, K2Cr2O7 ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक मीडियम में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाता है। तो आपको क्या लिखना है, +3 पे। आई रिपीट, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, +3 में। आगे जब मैं आपको वो क्या कहते हैं KMnO4 के बारे में बताऊंगा तो मैंगनीज के बारे में ऐसे लिखाऊंगा मैं। क्लियर है, ठीक है। तो K2Cr2O7 की एक रिएक्शन लिख लो कुछ बहुत सारी, मतलब कैसे कैसे करके ऑक्सीडाइज करता है। मतलब देखो, अगर मैं बोलूँ कि Fe+2 प्लस में K2Cr2O7, है ना, K2Cr2O7 यहाँ पे किसी ऑक्सीडेशन क्या है, +6 है ना। और साथ में क्या ले लूँ मैं, H2SO4 का रिएक्शन करा दूँ, तो यहाँ पे जो मेरा Fe है कहाँ चला जाएगा, मेरा Fe +3 में चला जाएगा। ठीक है, समझ गए ना कैसे रिएक्शन करवा रहा हूँ। तो देखो मैं रिएक्शन कैसे करवा रहा हूँ, देखो मैं एक एरो बना देता हूँ, प्लस में Cr+3, प्लस में Cr क्या हो गया, +3 हो गया। ठीक है। अगेन अगर मैं रिएक्शन किसके साथ कराऊँ, Sn+2 के साथ, और यही वाला कंपाउंड रखो, ये कंपाउंड रखो, तो आपको जो रिएक्शन होगी कैसे होगी, Sn+4 प्लस में ये आपका कहाँ चला जाएगा, Cr+3 में चला जाएगा। ठीक है, Cr+3 बोल दो। अगर H2SO4 के साथ लिखोगे पता क्या लिख सकते हो आप, Cr2SO4 होल थ्राइस, फिर यहाँ पे आप क्या लिख दोगे ब्रैकेट में, Cr2SO4 होल थ्राइस। मतलब ये सब चीज़ें बिल्कुल सेम बनने वाली है। ठीक है। अगली रिएक्शन अगर मैं ऐसे कराऊँ, Sn+2 हो गया, अगर मैं बोलूँ सल्फर-2 की रिएक्शन प्लस में सेम कंपाउंड ले लो। ठीक है। अगर इनकी रिएक्शन कराऊँ तो अगेन क्या होगा, जो आपका सल्फर आएगा, सल्फर कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। और अगेन ये सब चीज़ें सेम बनेगी। अगर मैं बोलूँ कि अब देख लो भाई, जो आपका बोर्ड का सवाल था, बोर्ड का सवाल है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ।
ठीक है। ये आपका कहाँ पे +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर बोलो SO3 होल -2 तो ये भी आपका किससे +4 में। अगेन इसकी रिएक्शन इन्हीं सबसे कराएंगे तो इसमें क्या होगा, अगेन क्रोमियम तो +3 में जाने वाला है, लेकिन जो आपका सल्फर है कहाँ चला जाता है, SO4 -2 में चला जाएगा। आयोडीन माइनस की रिएक्शन कराऊंगा तो ये रिएक्शन हमारी कहाँ चले जाएगी, I2 पे चली जाएगी। I माइनस से कहाँ चलेगा, I2 है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। ठीक है। अगर मैं NO2 माइनस की रिएक्शन कराऊँ तो यही सब चीज़ें क्या रहेगी, सेम रहेगी। बस क्या होगा, जो आपका देखो इसके साथ रिएक्शन करा देंगे, सब चीज़ें सेम रहेंगी। बस क्या हो जाएगा, ये NO3 माइनस में चला जाएगा। ठीक है। पेपर में सवाल क्या आएगा, आपसे रिएक्शन देगा कि भाई रिएक्शन को कंप्लीट करो Fe+2 के साथ। ऐसे आदि देखो पेपर देखो ऐसा सवाल आएगा, Sn+2 प्लस में K2Cr2O7। बस लो, अब आगे अपने आप रिएक्शन लिखो। तो आपको क्या पता है कि Sn+2 तो Sn कहाँ चला जाएगा, +4 में। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि K2Cr2O7 रहता है और एसिडिक मीडियम में है। एसिडिक मीडियम तो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, +3 में। तो किसमें चला जाएगा, आपको Cr+3 में चला जाएगा। लो हो गया। ऐसे आप लोगों के सवाल आएंगे ये वाले। ठीक है, याद रखना सब चीज़ों का। क्लियर है। ठीक है, आगे देखो लास्ट चीज इसमें कि K2Cr2O7 की रिएक्शन जब आप किससे कराओगे, H2SO4 के साथ कराओगे और प्लस में H2O2 ले लोगे पेरोक्साइड, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है CrO5 आके बनता है। क्या बनता है, CrO5 आके बनता है, जिसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, बटरफ्लाई लाइक होता है। ये ऐसा रहता है। ठीक है, ये भी देख लेना। क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इतना था हमारा पास K2Cr2O7 के लिए। तो मैंने आपको 2 लिखवाया था, एक मैंने आपको लिखवाया था पोटेशियम डाइक्रोमेट। अरे यार ये देखो ये वाला कट लगा हुआ है। ठीक है, एक तो मैंने आपको लिखा था K2Cr2O7। नेक्स्ट है हमारे पास, अरे हिल कैसे डाला, नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग KMnO4 बोलते हैं। ठीक है, ये आपके 2 ही कंपाउंड दे रखे, दूसरा कंपाउंड दे रहा है, उसके बाद और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका चैप्टर 80% खत्म हो गए, दो तीन चीज़ें खाली से बची हुई है। सो हेयर MnO2 प्लस में O2 प्लस में KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, K2MnO4। ठीक है, इसका जो कलर रहता है कैसा आता है, डार्क ग्रीन कैसा आता है, डार्क ग्रीन आता है। और अगर मैं बोलूँ कि K2Mn, यही इसको हाँ ले, K2MnO4 की रिएक्शन जब कैसे कराओगे, H2SO4। यहाँ किससे कराया, यहाँ आपने किससे कराया, बेस से, यहाँ किससे कराया, एसिड से कराया। तो क्या बन जाएगा आपके पास, KMnO4 प्लस में MnO2। ठीक है, इसका जो कलर आता है कैसा आता है, पर्पल, और क्या आता है, पिंक आता है। पर्पल आता है और क्या आता है मेरे पास, पिंक आता है। ठीक है, तो मुझे बताना इसमें बेसिकली क्या किया हम लोगों ने, MnO4 - 2 से हम लोग कहाँ चले गए, MnO4 - 1 पे चले गए। ठीक है, तो सेम चीज़ अगर आप यहाँ से जाओगे तो अगेन आपका pH क्या होगा, कम होगा। यहाँ से जाओगे तो pH आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसका जो कलर होता है, इसका कलर क्या होता है हमारे पास, ग्रीन होता है। इसका कलर कैसा था, देखो पर्पल था। इसका कलर कैसा था हमारे पास, पर्पल था। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना देखो कैसा बनेगा, Mn डबल बॉन्ड O पे माइनस, इधर भी क्या आ जाएगा, O पे माइनस। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, MnO4 -1 वाले में देखो -2 था तो -2 -2 हो गया। अगर बोलो इसमें कैसा बनेगा, तो ये रहा Mn डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O पे क्या आ गया आपके पास, माइनस आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, तो आपसे ना यहाँ पे ना इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछा है एक बार पेपर में। ठीक है, इसमें नहीं पूछा, इसमें पूछा था, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। आपसे पेपर में क्या हुआ था एक बार, HYBRIDISATION हाइब्रिडाइजेशन ऑफ किसका पूछा था, मैंगनीज का, MENGANES मैंगनीज का पूछा था। किसके अंदर, MnO4 - 1 में। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकली थी, D3S। ये क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं इनर, है ना, इनर ऑर्बिटल वाले कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं, है ना। ठीक है, अभी कुछ काम करनी, ये याद कर लो डायरेक्ट, ये क्या करना आप लोगों को याद करना है। ठीक है, ये हमारे बेसिकली इसके हमारे कंपाउंड्स थे, है ना, जो कि हम लोगों ने इसमें देख लिए, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में क्रोमियम +3 में चला जाता है,
है ना। उसी तरह जो आपका जो मैंगनीज होता है, अगर मैं बोलूँ KMnO4, अगर मैं KMnO4 की बात करूँ किसके अंदर, एसिडिक मीडियम, किसके अंदर बात करूँ, एसिडिक मीडियम, या इसके अंदर किसके अंदर बात करूँ, एल्कलाइन, ALKALINE। एल्कलाइन मतलब क्या होता है, अरे वो क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, है ना, क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल बोल दो, एल्कलाइन, न्यूट्रल, है ना। दूसरा क्या होता है, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, मतलब बेसिक, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। ये आपका न्यूट्रल, ऐसा इतना क्या है, ये न्यूट्रल हो गया, ये एसिडिक हो गया, और ये बेसिक हो गया। तो एसिडिक मीडियम में जो आपको जो Mn रहता है किस में चला जाता है, आपका पास Mn+2 में चला जाएगा। न्यूट्रल वाले मीडियम में जो है आपका जो Mn है कहाँ चला जाएगा, आपका Mn+4 में चला जाएगा। और जो बेसिक वाला मीडियम इसमें किस में चला जाएगा, Mn+6 में चला जाएगा। याद रखना, क्रोमियम किस में गया था, +3 में। मैंगनीज कहाँ चला गया, +2, +4 और +3 में। किस में चला गया आपका पास, ये वो दिख नहीं रहता, किस में चला जाएगा, KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में चला जाएगा, Mn+2 में, न्यूट्रल में +4 में, इसमें और इसमें। ठीक है, ये हमने देख लिया था, क्लियर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिस तरह उसकी हमने रिएक्शन देखी थी, सेम इसी की भी इसकी वैसी रिएक्शन है। अगर मैं बोलूँ कि Fe+2 के साथ, अगर साथ में रिएक्शन मैंने क्या करा दी, KMnO4 दे दिया, है ना, साथ में क्या है, H2SO4 है, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको पता है एसिड है, एसिड वाले केस में Mn हमारा किस में चला जाता है, Mn चला जाता है हमारे पास +2 में चला जाता है, और Fe+2 से कहाँ चला जाता है हमारे प्लस में, Fe+3 में चला जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या होगा कि अगर मैं बोलूँ Sn की, Sn+2 की बोलूँ, सेम में ये सब रिएजेंट रखूँ, इसमें हमारा Sn कहाँ चला जाएगा, Sn जो आपका +2 में था कहाँ चला जाएगा, +4 में चला जाएगा। ठीक है, अगर बोलो S-2, सब कुछ सेम रखूँगा, सब कुछ सेम, क्या हो जाएगा हमारे पास, S 0 में चला जाएगा। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, ये बाकी जो भी चीज़ यहाँ पे थे Mn+2 इसमें भी Mn+2, क्लियर है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आपका SO2 ले लूँ, और क्या ले लूँ मैं, आपका SO3-2 ले लूँ, ये आपका कहाँ चला जाएगा, आपके पास SO4-2 में चला जाएगा। ठीक है भाई, अगर बोलो I- है, I- की रिएक्शन देखो, साथ में KMnO4 + H2SO4 भी, यहाँ पे भी KMnO4 प्लस में H2SO4 रिएक्शन कराऊँ तो I- आपका कहाँ चला जाएगा, आपके पास I2 में चला जाएगा, और Mn कहाँ चला जाएगा, Mn+2 में चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ NO2 है, NO2- ये आपका कहाँ चला जाएगा, NO3- में चला जाएगा, और मैं बोलूँ C2O4 ये आपका कहाँ चला जाएगा, CO2 कैसे यहाँ से निकाल देगा, प्लस में सब में वही कर दो, Mn+2 निकाल दो, यहाँ पे भी क्या कर दो, Mn+2 निकाल दो, यहाँ पे क्या कर दो, Mn+2 निकाल दो। ठीक है, ये सब सारे सवाल ना जब मैं कल बुक लेकर आऊँगा उसमें आपको दिखाऊंगा, देखो सबके अंदर सारे सवाल ऐसे पूछते हैं। ठीक है, ये जो जितनी भी मैंने रिएक्शन करवाई, ये मैंने जितनी भी जो आपकी रिएक्शन करवाई है, ये मैंने जितनी भी आपको जो रिएक्शन करवाई, किस में करवाई है, एसिडिक मीडियम में। किस में करवाई है आपकी, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में जो आपका KMnO4 था, जो आपका क्या था, KMnO4 था, किस में चला गया था, आपका Mn+2 में चला गया था। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यही वाली रिएक्शन, अगर मैं KMnO4 की ऐसी ही रिएक्शन किस में करवाऊँ, न्यूट्रल, किस में कराऊँ, न्यूट्रल में, या किस में, एल्कलाइन में। न्यूट्रल में कराऊँ, किस में कराऊँ, एल्कलाइन में, ALKALIN। ठीक है, न्यूट्रल और एल्कलाइन में आपका Mn में कहाँ चला गया था, +4 में नहीं चला गया था। ठीक है, अब देखो इसमें रिएक्शन कैसे हो, 3 रिएक्शन याद कर लेना बस, याद ही क्या करना है, याद करने लायक कुछ है ही नहीं। H2O3 है -2, प्लस में किसका रिएक्शन कराया, KMnO4। आपको KMnO4 जब देगा ना तो बोल के देगा कि एसिडिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में। तो आपको एसिडिक मीडियम में कहाँ चला गया था, +2 में। न्यूट्रल मीडियम में आपका ये कहाँ चला जाएगा, सबसे पहले याद रखो, न्यूट्रल मीडियम में कहाँ जाएगा, Mn+4, बिल्कुल आँख बंद करके लिख दो। और ये आपको किससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी SO4-2 में गया, तो यहाँ भी चला जाएगा SO4-2 में। अगर बोलो जो आपका Mn+2 था, अगर मैं Mn+2, तो बेस बात है किसमें चला जाएगा, Mn+4 में चला जाएगा। I- है, ये आपका किसमें चला जाएगा, IO3 में। अब मैंने इस पर सर्कल लगा रहा हूँ, जब हमने एसिडिक मीडियम में I- लिया तो कहाँ चला गया था, ये I2 में, और Mn+2 निकला था। जब हम लोग I- की रिएक्शन अगर किस में करा रहे, KMnO4 के साथ करा रहे, किस साथ करा रहे, KMnO4 के साथ। KMnO4 क्या है हमारा यहाँ पे, KMnO4 का स्टेट क्या है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाले केस में Mn किस में चला जाएगा, +4 में चला जाएगा। क्लियर हुआ चीज़ें, ठीक है, डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।